आज हम हिंदी अनिवार्य में कवि बिहारी के दोहों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। कवि बिहारी द्वारा रचित काव्य बिहारी सतसई में संकलित दोहा देखिए। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनुसिंधु में लसती सपल्लव डार। झीने यानी पतला या महीन, पट यानी वस्त्र, ओप यानी चमक, अपार यानी अत्यंत, और झुलमुली कान का एक आभूषण जो हिलता हुआ झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर संदर्भ होगा कि प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित काव्य बिहारी सतसई से संकलित है। प्रसंग होगा, इस दोहे में कवि ने महीन वस्त्र धारण करने वाली नायिका के द्वारा कानों में पहने गए झिलमिली नामक आभूषण का वर्णन किया है। तो अर्थ देखिए, कवि बिहारी कहते हैं, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। कवि बिहारी कहते हैं कि नायिका के द्वारा पहना गया महीन वस्त्र में से झुलमुली नामक आभूषण की अत्यंत चमक झलक रही है। सुरतरु की मनुसिंधु में लसती सपल्लव डार। सपल्लव यानी पत्तों से युक्त, सिंधु यानी समुद्र। तो कवि आगे कहते हैं कि यह झलक ऐसी लगती है मानो समुद्र के जल में कल्प वृक्ष की कोई पत्तों से भरी डाली हिलती हुई शोभा पा रही है। कवि कहते हैं कि नायिका के द्वारा पहने गए महीन वस्त्र में से झुलमुली नामक आभूषण की चमक झलकती हुई दिखाई दे रही है। यह चमकती हुई झलक ऐसी दिखाई देती है मानो समुद्र के जल में, सुरतरु यानी समुद्र के जल में कल्प वृक्ष की कोई पत्तों से भरी डाली हिलती हुई शोभा पा रही हो। तो यहाँ पर कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कवि की जो भाषा है वह भावानुकूल भाषा है। कवि ने यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे झीने पट में झुलमुली झलकती, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार, मनु उत्प्रेक्षा अलंकार, मनु जनु जानो इस तरह के शब्दों का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार है और श्रृंगारिक दोहा है। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि यह अतिशयोक्ति अलंकार भी है इसमें संपूर्ण दोहे में, क्योंकि कवि ने इसका बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। कल्पना की समाहार शक्ति यानी थोड़े में बहुत कुछ कहने की क्षमता। अब अगला दोहा देखिए। कहत नटत रिझत लजियात भरे भवन में। कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात भरे भवन में। करत है नैनन ही सो बात। कहत अने कहना, नटत अने मना करना, रिझत अने प्रसन्न होना, और खिजत अने रूठना, और खिलत अने प्रसन्न होना, लजियात अने शर्माना। भरे भवन अने लोगों से भरे हुए भवन में। नैनन ही सो बात। तो यहाँ पर संदर्भ वही होगा कवि बिहारी और बिहारी सतसई। प्रसंग होगा, इस दोहे में कवि ने
नायक और नायिका एक दूसरे से आंखों आंखों में बात करते हैं और प्रसन्न होते हैं, मिलते हैं, खिलते हैं और खींचते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कवि ने इन्हीं मनोभावों को इस दोहे के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि बिहारी कहते हैं कि कहत कभी वे आँखों से बात करते हैं, तो नटत कभी वे असहमति प्रकट करते हैं, रिझत कभी वे रूठते हैं, खिजत कभी वे एक दूसरे से रूठते हुए दिखाई देते हैं, मिलत कभी मिलते हैं, खिलत कभी प्रसन्न होते हैं और कभी लजाते हुए दिखाई देते हैं। कवि कहते हैं कि ये सारे भाव और क्रियाएं लोगों से भरे हुए भवन में, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। कवि कहते हैं कि ये सारे भाव लोगों से भरे हुए भवन में वे अपने नेत्रों से ही प्रकट कर रहे हैं, नैनन ही सो बात। फिर से देखिए, कवि बिहारी ने इस दोहे में बताया है कि नायक और नायिका दोनों लोगों से भरे हुए भवन में मुंह से कुछ न बोलकर अपने सारे भाव अपने नेत्रों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। कवि बताते हैं कि कभी वे आँखों से इशारों में बात करते हैं, तो कभी असहमति प्रकट करते हैं, यानी कभी वे आँखों से बात करते हैं और कभी मना करते हैं। कभी वे रूठते हुए दिखाई देते हैं तो कभी प्रसन्न होते हैं। जब उनके नेत्र मिल जाते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं और कभी वे शर्माते हुए दिखाई देते हैं। कवि बताते हैं कि उनके ये जो भाव हैं, ये जो क्रियाएं हैं, यह लोगों से भरे हुए भवन में वे अपने नेत्रों से ही प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही होगा ब्रज भाषा का प्रयोग, है ना। और अनुप्रास अलंकार, कहत नटत, ये पूरी लाइन में अनुप्रास अलंकार। और कवि ने यहाँ पर चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है और ये एक श्रृंगारिक दोहा है। ये एक महत्वपूर्ण दोहा है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। आगे देखिए, कागत पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबू तेरो हियो मेरे हिय की बात। यहाँ पर कागत अने कागज, लिखत अने लिखते नहीं बनना, लजात अने लज्जाना, हिय अने हियो अने हृदय, हिय अने हृदय। तो यहाँ पर संदर्भ वही होगा कवि बिहारी और बिहारी सतसई। अब यहाँ पर प्रसंग होगा कि इस दोहे में कवि ने अपनी मनोभावनाएं बताने के लिए अपनी आतुरता का वर्णन किया है। कवि ने यहाँ पर नायिका के मनोभावों को बताने के लिए आतुरता का वर्णन किया है या व्याकुलता का वर्णन किया है। अर्थ देखिए, कवि बिहारी ने इस दोहे में बताया है कि नायिका नायक को अपने मन की बात बताना चाहती है और उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वह अपनी बात अपने प्रिय तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि कागज पर लिखत न बनत, वह कागज पर अपनी मनोभावों को लिख नहीं पा रही है। कहत संदेशु लजात, और मुंह से कहने में उसे लज्जा आ रही है। कही हो सबू में तेरो हियो, वह आगे कहती है कि यदि मेरा प्रेम
सच्चा है, मेरे मन में जो भाव हैं यदि वे सच्चे हैं, तो नायक का हृदय उसके हृदय की बात को स्वयं ही जान जाएगा। तो इस दोहे के माध्यम से कवि ने प्रेम भावना को व्यक्त किया है। कवि की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है और तद्भव शब्दों का प्रयोग, ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग है और हृदय को छू लेने वाली भावनाएं व्यक्त की हैं। अब आगे देखिए दोहा। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होतु, तीय लीलार बेंदी दिए अगणितु बढ़त उदोतु। अब यहाँ पर ती यानी स्त्री, लीलार यानी मस्तक, बेंदी यानी बिंदी, अगिनित यानी जिसकी कोई गणना न हो। अब यहाँ पर कवि ने, संदर्भ वही होगा, कवि बिहारी और बिहारी सतसई। अब यहाँ पर कवि ने शून्य के महत्व को काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। कवि बिहारी कहते हैं कि गणित शास्त्र के अनुसार कहत सब बेंदी दिए, गणित शास्त्र के अनुसार किसी भी संख्या के आगे यदि बिंदी अर्थात शून्य लगाने पर अंकु 10 गुनो होतु, उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। परंतु कवि कहते हैं कि यहाँ पर यदि नायिका के सौंदर्य की बात की जाए तो सौंदर्य शास्त्र का नियम अलग है। कवि के अनुसार यदि किसी सुंदर स्त्री के, तीय ने स्त्री, यदि किसी सुंदर स्त्री के मस्तक पर यदि बिंदी लगा दी जाती है तो उसका सौंदर्य, उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो गणित शास्त्र का नियम है वह काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर कवि ने अपनी गणित के ज्ञान का परिचय दिया है। ये नीतिपरक दोहा है और कवि ने यहाँ पर तार्किक शैली में अपनी बात को प्रस्तुत किया है। ब्रज भाषा का प्रयोग और वर्णन कैसा है? स्वाभाविक वर्णन है। आगे देखिए। दीठी न परतु समान दूती कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत परसी पिछाने जात। यहाँ पर दीठी यानी दृष्टि और दूती यानी चमक, कनक यानी सोना और गात यानी शरीर, भूषण यानी आभूषण, कर्कश यानी कठोर, परसी यानी छुए जाने पर या स्पर्श किए जाने पर, पिछाने यानी पहचाने जाना। तो संदर्भ वही होगा, कवि बिहारी और बिहारी सतसई। अब प्रसंग होगा, इस दोहे में कवि ने नायिका के शरीर की सुंदरता या उसके गौर वर्ण का कुछ नए तरीके से वर्णन किया है। तो अर्थ देखिए। दीठी न परतु समान दुति कनक कनक से गाथ। कवि बिहारी कहते हैं कि नायिका के गौर वर्ण शरीर पर, गोरे रंग के शरीर पर सोने के गहने दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। दीठी न परतु यानी दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि दोनों की चमक एक जैसी लगती है। गौर वर्ण की चमक और सोने की चमक दोनों एक जैसी लगती है। कवि आगे बताते हैं कि इसकी पहचान करने के लिए भूषण कर, कर यानी हाथ, भूषण कर करकस लगत
कवि बताते हैं कि जब इसके शरीर को हाथ से स्पर्श किया जाता है तब सोने के आभूषण हाथों को कठोर लगते हैं और तभी पता चलता है, तभी पहचाने जाते हैं कि उस नायिका ने शरीर पर सोने के आभूषण पहन रखे हैं। तो यहाँ पर कवि ने गौर वर्ण का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार यानी जहाँ पर लोक मर्यादा का उल्लंघन कर बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कनक कनक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ना। कर्कश परसी पिछाने में अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आगे देखिए। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाई हूँ रहे बड़ो उजारो गेह। तो यहाँ पर आप देखिए, नग अने रत्न, जगमगत अने चमकना, और दीप सिखासी अने दीपक की लोह, देह अने शरीर, दिया बढ़ाए हूँ अने दीपक बढ़ाना अने दीपक का बुझ जाना है ना। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारी संस्कृति में दीपक का बुझना अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए इस शब्द का प्रयोग न करते हुए दीपक के बुझने के स्थान पर हम दिया बढ़ाने वाली बात कहते हैं। इसका मतलब लोग समझ जाते हैं। उजारो अने प्रकाश, गेह अने घर। अब यहाँ पर संदर्भ वही होगा, कवि बिहारी और बिहारी सत्सिंह। दोहे का अर्थ देखिए, प्रसंग होगा इस दोहे में कवि ने नायिका के सुंदर शरीर के यानी गौर वर्ण की तुलना दीपक की लो से की है। ये एक महत्वपूर्ण दोहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो कवि बिहारी कहते हैं कि इस नायिका के अंग अंग में, अंग अंग नग जगमगत, इस नायिका के अंग अंग में रत्नों से जड़ित आभूषण जगमगा रहे हैं। दीप सिखासी देह, और इसका शरीर दीपक की उज्जवल लो के समान दमकता हुआ दिखाई दे रहा है। कवि कहते हैं कि इस सुंदर नायिका के अंग अंग में रत्नों से जड़े हुए आभूषण जगमगा रहे हैं और इसका शरीर दीपक की उज्जवल लो के समान दमकता हुआ गोरा है, गौर वर्ण है। दिया बढ़ाए हूँ रहे बरो उजारो गेह। कवि कहते हैं इसलिए रात के समय दीपक बुझा देने पर भी घर में बड़ा उजाला बना रहता है। तो यहाँ पर पुनः विशेष में हम कहेंगे कि नायिका के शरीर, यहाँ पर कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, यानी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। तो इस संपूर्ण दोहे में अतिशयोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अंग अंग, नग जगमगत में अनुप्रास अलंकार और दीप सिखासी देह में उपमा अलंकार है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखिए, ये पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रश्न है, ये आपको हल करना है। पहला, जगत के चतुर चितेरे को भी मूढ़ बनना पड़ा, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो ये आपको हल करना है। दूसरा प्रश्न, कहत नटत, ये एक दोहा है, इसमें नायक नायिका की आंखों की चेष्टा के द्वारा हृदय के किन भावों को प्रकट किया गया है। फिर तीसरा प्रश्न, अंग अंग, ये अभी दोहा हमने देखा है ना। तो प्रस्तुत दोहे में सखी नायक से नायिका की छवि की प्रशंसा करते हुए क्या कहना चाहती है? तो ये आपको प्रश्न हल करना है और व्याख्यात्मक प्रश्न भी, इन दो में से कोई एक प्रश्न हल करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।